हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 है यूनिट नंबर 5 का। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 में डैम्स के रिगार्डिंग में पढ़ रहे थे और डैम्स के बारे में हम लोग बेसिक्स को पढ़े थे, है ना। मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इससे पहले भी जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे मैं आपको पढ़ाया था। आई होप कि आप लोगों ने उसे रिवाइज़ किया होगा और उसे नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इससे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डैम क्या होता है और डैम्स की क्या टाइप्स हैं और डैम्स में कौन कौन से मेजर फोर्सेस आते हैं, है ना। इनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा ब्रीफ देखा था, बट अभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि कौन कौन से मेजर फोर्सेस आते हैं ग्रेविटी डैम्स में। ग्रेविटी डैम्स के बारे में मैंने लास्ट के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी डैम क्या होता है और अर्दन डैम क्या होता है। ग्रेविटी डैम कहने का मतलब है कि वैसा डैम जो ग्रेविटी के कारण वाटर को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर में स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, तो ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर है डैम्स का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डैम का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे डैम का मेन काम क्या होता है। डैम का मेन काम होता है पानी को क्या करना, स्टोर करके रखना। और जब बारिश नहीं हो रही होती है तो उस समय हम लोग पानी को क्या करते हैं, इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। या फिर हम लोग डैम का कंस्ट्रक्शन इसलिए भी करते हैं ताकि हम लोग वाटर को स्टोर करके और उसे हम लोग पीने के लिए मतलब सप्लाई करें पानी को, है ना। पर्पस कोई भी हो सकता है, बट मेजर जो पर्पस होता है हमारे डैम का वो मेनली इरिगेशन पर्पस के लिए होता है ना। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे डैम कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ताकि जो पानी का जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को, वो जब पानी नहीं हो रही होती, जब बारिश नहीं हो रही होती, उस समय हम लोग फुलफिल कर पाएँ, है ना। क्योंकि इरिगेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इरिगेशन होता ही है आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा वाटर का जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप को, उसको फुलफिल करना, है ना। तो हम लोग देखते हैं मेजर फोर्सेस कौन कौन से होते हैं ग्रेविटी डैम्स में। ठीक है, तो देखिए वाटर प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये मेजर फोर्सेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्सेस आता है वाटर प्रेशर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेनली जो डैम्स होता है वो वाटर को प्रेशर को क्या करता है, ज़्यादा ये करता है। क्योंकि वाटर मेनली जो फोर्सेस है वो वाटर के कारण ही आता है, क्योंकि डैम का मेन काम होता है वाटर को स्टोर रखना, है ना। तो मान लीजिए कि ये H1 हाइट तक ये अप स्ट्रीम साइड है। ओके, ये क्या है, डैम का अप स्ट्रीम साइड है और ये वाला पार्ट क्या है, डैम का डाउन स्ट्रीम साइड है। ये डाउन स्ट्रीम साइड है और ये अप स्ट्रीम साइड है। ओके, अब देखिए पानी यहाँ पे स्टोर्ड है H1 हाइट तक, है ना। ये वाला हाइट क्या है, H1 है। ये हाइट जो है क्या है, H1 है। तो H1 हाइट तक पानी स्टोर है और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है ये ट्रायंगुलर है। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को ये करते हैं। तो मैंने बताया था प्रेशर इक्वल टू होता है आपका कि जितना यूनिट वेट है उस लिक्विड का इनटू हाइट। तो देखिए सरफेस पे यहाँ पे हाइट 0 है और जैसे जैसे नीचे हाइट जाते हैं तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा होता है और नीचे जा करके ये बॉटम में मैक्सिमम हो जाता है। और ये एक्ट कहाँ पे करेगा, ये एक्ट करेगा उसके CG पे। तो CG पूरा हाइट H1 है तो उसका CG कितना पे होगा, 1/3 ऑफ H। क्योंकि ट्रायंगल में जो CG होता है और टोटल हाइट का क्या होता है, 1/3 पे होता है नीचे से 90 डिग्री के स्पैन से, इसलिए 1/3 ऑफ क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा, है ना। तो ये 1/3 ऑफ H1 पे लग रहा है ये टोटल प्रेशर यहाँ पे। और डाउन स्ट्रीम साइड में ये मान लो H2 हाइट है ना। डाउन स्ट्रीम साइड में क्या है, ये हाइट H2 है। तो यहाँ पे प्रेशर जो लगेगा आपका ये भी H2/3 पे लगेगा, क्योंकि इसका भी हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा, है ना। तो ये यहाँ पे ये जो प्रेशर लग रहा है ये P की वैल्यू ये H2/3 पे लग रहा है, क्योंकि ये H2 है तो H2 क्या होगा, 3 पे लगेगा, यानी 1/3 ऑफ H2 पे लगेगा। और ये भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने बताया था गामा इंटू H होता है, क्योंकि हाइट यहाँ पे 0 है इसलिए 0 होगी और जैसे जैसे हाइट नीचे की ओर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ प्रेशर बढ़ते जा रहा है और नीचे जाके बॉटम में क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मेनली ये फोर्सेज है हाइड्रोस्टैटिक, है ना, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। तो देखिए
तो ये चीज़ें थी। और ये देखिए यहाँ पे जो ये है गामा डब्ल्यू इंटू एच वन है, क्योंकि टोटल हाइट आपका यहाँ पे कितना है, बॉटम में H1 है और इसको गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि वाटर का हम लोग यूनिट वेट ले रहे हैं, क्योंकि वाटर ही ये स्टोर किया जाता है डैम में, तो गामा डब्ल्यू इंटू H1 यहाँ पे मैक्सिमम है ना, और यहाँ पे H2 है इसलिए गामा डब्ल्यू इंटू H2। ये समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्योंकि टोटल हाइट H1 है, बॉटम में आकर के टोटल हाइट हुआ है, इसलिए हम लोग गामा डब्ल्यू के H1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्रेशर निकल गया, ठीक है। और ऊपर में क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इस तरीके से यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे बॉटम में गामा डब्ल्यू इंटू H2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर में 0 हो जाएगा, ठीक है। पूछा भी जाता है कि जो प्रोफाइल होता है किस तरीके से होता है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, तो ये क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। ओके, आई होप कि ये आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट रेस्ट। आप लोग समझते ही होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होंगे, तो हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है कि जो भी फ्लूइड है वो अगर रेस्ट में है उस केस में जो प्रेशर लग रहा है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और एक होता है हाइड्रोडायनेमिक, जब हमारा जो वाटर है मूविंग वाटर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर कहते हैं हम लोग, है ना। अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़, अब अप स्ट्रीम साइड में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स के बारे में आप लोग को पता ही होगा, फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका 1/2 गामा डब्ल्यू इंटू H1 स्क्वायर, ये आपका फोर्स का वैल्यू आया है और ये लगेगा H1/3 फ्रॉम बेस। ये जो बेस है, बेस से H1/3 पे लगेगा। और PU की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, पढ़ा है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब आप फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। और प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, प्रेशर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, ये कैसे हम लोग निकालेंगे प्रेशर की वैल्यू। तो प्रेशर की वैल्यू को निकालने के लिए आप देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक प्रोसेस है। आप देखते हैं गामा डब्ल्यू इंटू H1 यहाँ पे है और टोटल हाइट कितना है, H1 है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, ये आपका जो वैल्यू है ये आप इसका एरिया निकाल लीजिए, है ना। तो एरिया आप निकालेंगे तो कैसे होगा, 1/2 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू H1, है ना। पहले तो बेस और इंटू हाइट, हाइट कितना है, H1 है तो H1, ठीक है। तो ये निकल जाएगा 1/2 गामा डब्ल्यू इंटू H1 इंटू H1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गामा डब्ल्यू इंटू H1 स्क्वायर, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोस्टैटिक वहाँ पे फोर्स लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे जो लग रहा है वो कितना पे लग रहा है, H1/3 पे, बेस से H1/3 पे लग रहा है। उसी वजह से एवरेज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और डाउन स्ट्रीम साइड। तो डाउन स्ट्रीम साइड में आप जब निकालेंगे तो वहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम साइड है वहाँ पे आपका जो, सॉरी स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है 1/2 गामा डब्ल्यू इंटू H2 इंटू उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे सिर्फ H1 की जगह पे H2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना पे लगेगा, H2/3 फ्रॉम बेस। ये ठीक उसी तरीके से होगा जैसे यहाँ पे है ना, दोनों एक जैसे है, सिर्फ यहाँ पे हाइट H2 है और यहाँ पे हाइट H1 है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये आपका जो फोर्स लग रहा है वहाँ पे ये वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट है अपलिफ्ट प्रेशर, है ना। अपलिफ्ट प्रेशर अब क्या होता है, देखो अपलिफ्ट प्रेशर मतलब होता है कि जैसे जो डैम है, अब डैम के अंदर में क्या होता है कि डैम जो बना होता है वाटर होता है वहाँ पे स्टोर, और उसका कारण क्या होता है कि डैम के नीचे में पानी कभी कभी चला जाता है डैम के, कैसे, क्योंकि जो वहाँ पे परमेबिलिटी के कारण वाटर अंदर की ओर में, कुछ पानी अंदर की ओर में चला जाता है ना, ज़मीन के अंदर में जहाँ पे डैम बना हुआ है, तो उसके कारण नीचे से जो होता है ऊपर की ओर में प्रेशर लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं अपलिफ्ट प्रेशर, है ना। सीपिंग वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बेस ऑफ अ डैम दैट इज कॉल्ड अपलिफ्ट प्रेशर, है ना। जो पानी सीप कर जाता है और सीपेज के कारण समझ लो कि पानी अंदर चला जाता है और अंदर जाने के कारण अपलिफ्ट प्रेशर वहाँ पे लगने लगता है। तो अपलिफ्ट प्रेशर को हम लोग कम करने के लिए वहाँ पे हम लोग ड्रेनेज गैलरी बनाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ड्रेनेज गैलरी है। कोई पूछे कि ड्रेनेज गैलरी क्यों बनाया जाता है, तो ड्रेनेज गैलरी बनाने का मेन रीजंस होता है वहाँ पे
कि हम लोग जो अपलिफ्ट प्रेशर नीचे से ऊपर की ओर काम कर रहा है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, है ना, इसलिए हम लोग अपलिफ्ट प्रेशर लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अप स्ट्रीम साइड है, इसको यूएस से डिनोट कर रहे हैं और डाउन स्ट्रीम साइड को डीएस से, है ना। ये हाइट स्मॉल एच है और ये हाइट कैपिटल एच है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है। हील और टो क्या होता है? हील मतलब होता है जो डैम का अप स्ट्रीम साइड है, जो डैम का अप स्ट्रीम साइड है इसको हील कहते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? टो कहते हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम साइड वाले पार्ट जहाँ पे ये होता है इसको हम लोग टो कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? हील कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर किस तरीके से यहाँ पे एक्ट होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका हाइट H1 H है ना। तो यहाँ पे देखिए जो अपलिफ्ट प्रेशर अब नीचे से ऊपर की ओर काम करेगा, क्योंकि नीचे की ओर पानी चला गया है और नीचे से क्या होगा? अपलिफ्ट प्रेशर ऊपर की ओर काम करेगा, इसलिए इसका डायरेक्शन अपवर्ड दिखाया गया है ना। तो यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा? H, और यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच, चूँकि डाउन स्ट्रीम साइड में हाइट स्मॉल h है, ठीक है। यहाँ पे विदाउट प्रेजेंस ऑफ ड्रेनेज गैलरी, जब ड्रेनेज गैलरी क्या है? नहीं है, तब उस केसेस में। अब हम लोग ड्रेनेज गैलरी क्यों बनाते हैं? पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में कि ड्रेनेज गैलरी का क्या पर्पस है। तो ड्रेनेज गैलरी का मेन जो पर्पस यहाँ देख रहे हैं आप, अपलिफ्ट प्रेशर को क्या करना? रिड्यूस करना। जो पानी हमारे ज़मीन के अंदर में जा रहा है उसको जाने से क्या करना? रिड्यूस करना। उसके लिए हम लोग ड्रेनेज गैलरी को क्या करते हैं? बनाते हैं, है ना। अब देखिए जब प्रेजेंस ऑफ ड्रेनेज गैलरी है उस केसेस में हमारा अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है इस तरीके से उसका डायग्राम होता है। यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से जाकर के इस तरीके से होता है ना। यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू एच है और यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू एच है, यहाँ पे स्मॉल एच है, यहाँ पे कैपिटल एच है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी होता है तो ड्रेनेज गैलरी के कारण यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो ये होता है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे ये वाला लाइन ऐसा करके रिड्यूस हो गया है ना। तो ड्रेनेज गैलरी के कारण यहाँ पे जो प्रेशर डायग्राम है वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। एज वाटर कम्स इन गैलरी देयरफॉर अपलिफ्ट प्रेशर एट दैट पॉइंट गेट रिड्यूसेस। ओके, और यहाँ पे जो रिड्यूस वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट यहाँ पे घट गया है थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में। ये अपलिफ्ट प्रेशर है ड्रेनेज गैलरी है, ड्रेनेज गैलरी के सामने में जो अपलिफ्ट प्रेशर है ये है, ठीक है। ये जो पूरा डायग्राम है विद प्रेजेंस ऑफ ड्रेनेज गैलरी के साथ में प्रेशर डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ड्रेनेज गैलरी का क्या पर्पस है। तो आई होप कि आप लोग अब लिख सकते हैं ड्रेनेज गैलरी क्या होता है। ड्रेनेज गैलरी का मतलब है कि जो हमारा पानी सीपेज कर रहा है उसको क्या करे? प्रेशर को रिड्यूस करे, इसलिए हम लोग ड्रेनेज गैलरी बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक चीज़ अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है समझना, अब यहाँ पे जो टोटल प्रेशर्स होता है किस तरीके से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे निकालने का जो प्रोसेस है, गामा डब्ल्यू इंटू एच यहाँ पे डाउन स्ट्रीम साइड में, प्लस गामा डब्ल्यू बाई 3 और कैपिटल एच जो था उसमें से आप स्मॉल एच को माइनस कर दीजिए, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। गामा डब्ल्यू इंटू एच प्लस गामा डब्ल्यू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई 3, जहाँ पे स्मॉल एच जो है डाउन स्ट्रीम में वाटर है उसका हाइट है और कैपिटल एच अप स्ट्रीम में जो वाटर है उसका हाइट है। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे अगर टेल वाटर नहीं है, मान लो कि डाउन स्ट्रीम साइड में वाटर नहीं है, तो डाउन स्ट्रीम साइड में जब वाटर नहीं रहेगा तो ये स्मॉल एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब स्मॉल एच का वैल्यू जीरो हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम साइड में वाटर नहीं रहेगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे भी आप जीरो रखोगे एच के जगह पे, तो यहाँ पे बच जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच बाई 3। क्या बचेगा? गामा डब्ल्यू इंटू एच बाई 3। तो ये आपका हो गया यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू, है ना, जब वहाँ पे ड्रेनेज गैलरी रहेगा उस केसेस में, ठीक है। जब ड्रेनेज गैलरी नहीं रहेगा उस केसेस में मैंने आपको बताया वहाँ पे ऊपर की ओर में, और जब यहाँ पे देखिए डाउन स्ट्रीम साइड में वाटर नहीं रहेगा तो एच का वैल्यू वहाँ पे जीरो रख देंगे, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच बाई क्या 3 में, इफ़ नो टेल वाटर प्रेजेंट ऑन डाउन स्ट्रीम साइड, जब टेल वाटर डाउन स्ट्रीम साइड में प्रेजेंट नहीं होगा तब, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे गैलरी का कुछ पर्पस दिया गया कि गैलरी क्यों रिक्वायर्ड होता है। देखिए गैलरी रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शन पर्पस, गैलरी का मेन जो रिक्वायरमेंट है वो इंस्पेक्शन पर्पस के लिए है। टू ड्रेन ऑफ वाटर विच इज़ इनफिल्ट्रेटेड थ्रू बॉडी ऑफ डैम, जो पानी मान लो कि डैम के बॉडी के थ्रू इनफिल्ट्रेट हो गया है उसके फाउंडेशन के थ्रू, उसको क्या करना? ड्रेन करना, है ना। नेक्स्ट है टू मेंटेन इक्विपमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ स्पीलवे, है ना। तो जो मैकेनिकल इक्विपमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं स्पीलवे के ऑपरेशन के लिए, इसके लिए भी ड्रेनेज गैलरी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है।
एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर एट ड्रेनेज गैलरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लोकेशन, है ना। जो ड्रेनेज गैलरी है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके लोकेशन से इंडिपेंडेंट होता है, कहीं भी रहे वहाँ पे गैलरी, उससे कोई मतलब ये नहीं डिपेंडेंट मतलब नहीं होता है, वो गैलरी कहीं भी रह सकता है उस पूरे डैम्स में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो टोटल अपलिफ्ट प्रेशर होता है चेंजेस विद द चेंज इन लोकेशन ऑफ गैलरी। तो लोकेशन अगर गैलरी का चेंज होता है तो वहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो भी वहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। बट मैग्नीट्यूड ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। हेंस फॉर दी बेटर स्टेबिलिटी ऑफ डैम इट्स लोकेशन शुड बी एज क्लोज टू हील एज पॉसिबल, है ना। इसलिए बेटर स्टेबिलिटी के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो ड्रेनेज गैलरी हो वहाँ पे कहाँ पे हो, हील के पास में हो। और मैंने आपको भी बताया था हील और टो क्या होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारा कोशिश रहना चाहिए कि ड्रेनेज गैलरी जो है वो हील के पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए यही हील और टो है, यही हील है और यहाँ पे टो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हम लोग ड्रेनेज गैलरी क्या हो, हील के पास में हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, वी कैन सी फ्रॉम डायग्राम व्हेन गैलरी आर नियर टू टो। मान लो कि गैलरी टो के पास में होगा, एक्स्ट्रा अपलिफ्ट प्रेशर्स एक्सर्टेड एंड हेंस एक्स्ट्रा ओवरटर्निंग मोमेंट इज़ नॉट गुड फॉर स्टेबिलिटी। मतलब अगर टो के पास में ड्रेनेज गैलरी होगा तो ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ओवरटर्निंग मोमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हमारा हील के पास में क्या हो, गैलरी हो, ठीक है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। अप स्ट्रीम साइड ऑफ डैम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको समझ में आ गया होगा। सो अप स्ट्रीम साइड ऑफ डैम वर्टिकल एंड डाउन स्ट्रीम साइड केप्ट इंक्लाइंड। आप लोगों ने देखा था अभी कि हम लोग अप स्ट्रीम साइड को वर्टिकल रखते हैं और डाउन स्ट्रीम साइड को इंक्लाइंड रखते हैं। किस तरीके से, मैं आपको फिगर से भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से रखते हैं ना डैम को, इस तरीके से होता है और ऐसा, है ना। तो अप स्ट्रीम साइड क्या है, यहाँ पे वर्टिकल है और डाउन स्ट्रीम साइड क्या है, इंक्लाइंड है। यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों रखा जाता है, टू एकोमोडेट स्पिलवे, स्पिलवे को एकोमोडेट करने के लिए। अब स्पिलवे क्या आता है मैं आगे बताऊंगा आपको स्पिलवे क्या होता है। स्पिलवे मतलब होता है कि मान लो कि डैम में पानी कहीं सरप्लस अमाउंट, पानी जो है अपने अमाउंट से ज़्यादा हो गया, तो जो एक्सेस वाटर है वो आसानी से डैम को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, इसलिए हम स्पिलवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो हम डाउन स्ट्रीम साइड को, ये वाला डाउन स्ट्रीम साइड है, इसको हम लोग इंक्लाइन रखते हैं ताकि वहाँ पर आसानी से स्पिलवे को क्या किया जा सके, एकोमोडेट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट और है टू गिव ए स्मूथ फ्लो। अगर मान लो ये इंक्लाइन नहीं रहेगा तो पानी क्या होगा, यहाँ से आएगा तो स्मूथ फ्लो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इंक्लाइन रखते हैं ताकि पानी का जो है स्मूथ फ्लो हो पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टू अवॉइड एनर्जी डिसिपेशन डिवाइसेस, स्कोरिंग ऑफ बेड्स। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एनर्जी डिसिपेशन डिवाइसेस लिखा हुआ है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। चूँकि मान लो कि डैम का कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो इंक्लाइंड बनाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी का क्या होगा, डिसिपेशन नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्लाइंड रखते हैं और अप स्ट्रीम साइड को वर्टिकल रखते हैं। ये भी बहुत सारे इंटरव्यू में या बहुत सारी जगहों पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि हम लोग जो वर्टिकल, जो अप स्ट्रीम साइड उसको वर्टिकल रखते हैं और डाउन स्ट्रीम साइड को इंक्लाइंड क्यों रखते हैं। तो उसको बोल सकते हैं टू एकोमोडेट स्पिलवे और टू गिव ए स्मूथ फ्लो और टू अवॉइड एनर्जी डिसिपेशन डिवाइसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ जाओगे। नेक्स्ट है अर्थक्वेक फोर्सेस। अब अर्थक्वेक फोर्सेस क्या होते हैं, क्योंकि जो डैम होता है और डैम जो बनाते हैं, तो मान लो कि डैम जो है हमारा अर्थक्वेक प्रोन जोन में है, तो अर्थक्वेक प्रोन जोन में होने के कारण वहाँ पे अर्थक्वेक के कारण भी फोर्सेस आते हैं, यानी भूकंप के कारण भी, है ना। तो उन सारी चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये कुछ कोडल प्रोविजंस हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज मोर प्रीडोमिनेंट दैन वर्टिकल, है ना। अर्थक्वेक फोर्सेस में, अर्थक्वेक के कारण जो फोर्सेस आते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है वर्टिकल के कॉम्पेरिजन में, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है अल्फा वी इजकल टू 75% ऑफ अल्फा एच, ठीक है। अल्फा एच इजकल टू के इंटू जी होता है, जहाँ पे के का वैल्यू जो है के बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो उसको लिख सकते हैं अल्फा एच बाई जी।
और अल्फा एच जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अल्फा वी मतलब हो गया वर्टिकल फोर्स, अल्फा एच मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अल्फा एच बराबर होता है के इंटू जी, तो इस तरीके से के बराबर अल्फा एच बाई जी हो गया, ठीक है, जहाँ पे अल्फा एच हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। और के जो है सिस्मिक कोफिशिएंट है। अब रोस्ट कंडीशन क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। रोस्ट कंडीशन फॉर रिजर्वायर इम्पिटी कंडीशन, ठीक है। जब रिजर्वायर इम्पिटी होता है, जब खाली होता है रिजर्वायर, उस केसेस में वहाँ पे क्या कंडीशंस आता है, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। एनी कॉम्बिनेशन वुड बी रोस्ट, कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो रोस्ट होगा। अगर मान लो रिजर्वायर खाली है, उस केसेस में अगर रिजर्वायर इम्पिटी है, उस केसेस में आप जो भी कॉम्बिनेशन रखोगे अल्फा हॉरिजॉन्टल या अल्फा वर्टिकल, दोनों क्या होगा, रोस्ट होगा। नेक्स्ट केस है रोस्ट कंडीशन फॉर रिजर्वायर फुल कंडीशंस। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एक्टिंग डाउनस्ट्रीम, मान लो कि रिजर्वायर फुल है, उस केसेस में जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है डाउनस्ट्रीम एक्ट करेगा और वर्टिकल एक्सेलरेशन एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब इम्पिटी कंडीशन होता है तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन रखोगे तो भी खराब होगा, मतलब रोस्ट होगा। रोस्ट मतलब क्या होता है कि मतलब अच्छा नहीं होना, उसको रोस्ट कंडीशन कहते हैं, है ना। नहीं बोलते कि कंडीशन रोस्ट है अभी, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। रोस्ट कंडीशन फॉर रिजर्वायर फुल कंडीशन, फुल कंडीशन के केसेस में हॉरिजॉन्टल जो एक्सीलरेशन है डाउनस्ट्रीम एक्ट करेगा और वर्टिकल एक्टिंग डाउनवर्ड्स, दोनों वही चीज़ें हैं, है ना। तो ये चीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे। तो मेनली जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये अर्थक्वेक फोर्सेस के कारण कर रहे थे, है ना, कि कौन कौन सा फोर्सेस आते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि मेनली जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आता है पानी के कारण आता है, फिर अर्थक्वेक के कारण आता है, फिर ड्रेनेज गैलरी होता है उसके कारण किस तरीके से प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ड्रेनेज गैलरी क्या होता है, ड्रेनेज गैलरी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी देखा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।